नमस्कार करनाल वासियों, कैसे हैं आप सभी। और थकान आप लोगों को भी हुई होगी क्योंकि आप भी किसी ना किसी पार्टी के साथ तो जुड़े ही हुए हैं और उनके चुनाव प्रचार में आप जा रहे थे और जो लोग नहीं जा रहे थे वो अपने काम धंधे पर जा रहे थे। और ऐसे में थकान हमारी भी है, लेकिन तमाम जानकारी आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन निराश किया करनाल ने, क्यों? तकरीबन 60-62 के आसपास तो जाएगा, 65 तक भी चला जाएगा, लेकिन नहीं गया। वो वोट परसेंटेज 56 के आसपास ही रह गया। पूरा फिर शाम के समय मूवी देखने चले जाएंगे। क्यों हुआ नहीं मालूम। ये एक प्रशासन भी इस बारे में सोचेगा और हमें भी सोचने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ एग्जिट पोल पर भी बात होगी, करनाल की 5 विधानसभा सीटों पर भी बात होगी। और सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं वरिष्ठ पत्रकार गांधी जी से। गांधी जी, कैसा रहा आज का दिन आपका? आपने इंट्रोडक्शन दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। दिन पूरा थकान भरा रहा और सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक हम व्यस्त रहे, जगह जगह पोलिंग बूथों के बाहर जा करके और देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की आखिर लोगों का मूड क्या है, मन क्या है। मूड भाई मन क्या है लोगों का। और लोगों के मन के अंदर की जो बात थी ना हिमांशु, इस बार वो निकलवाना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है ना। साइलेंट थे लोग, बोल नहीं रहे थे, पूछ रहे थे आप किसको चाहते, उल्टा हमसे पूछ रहे थे। आप उल्टा हमसे सवाल कर रहे थे लोग। तो निरस्ता की आपने बात की कि लोग निराश क्यों थे, वो उतना उत्साह क्यों नहीं था। बात तो नहीं है ना। ये करनाल में सबसे कम वोटिंग हुई है, करीब 56 पॉइंट कुछ % की आ रही है अभी। 3%। हाँ, कल तक हो सकता है ये डाटा 1-2% का बढ़ जाए, ज्यादा 58 हो जाएगी। बस वो भी तो अच्छी नहीं है अभी जो विधानसभा का चुनाव, ये बढ़ने वाली नहीं है मुझे 58% तक चली जाएगी शायद। 1-2%, 1-2 हजार वोटों की कई बार देर से रिपोर्ट्स आती हैं, तो वो शायद किसी ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, तो वो मुझे लगता है 58%, 57% भी जाएंगी वो अच्छी नहीं है, वो निराशाजनक है। नीरस वाली बात, नीरसता है। लोगों में उत्साह नहीं था इस चुनाव को लेकर के। मुझे जो लगता है शायद लोगों को ये दोनों ही कैंडिडेट उतने पसंद नहीं थे, जिसकी वजह से ये वोट परसेंटेज गिरा है, ये वोट परसेंट कम हुआ है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप घरौंडा में देख लीजिए, इंद्री में देख लीजिए, आप असंध में देख लीजिए, आप नीलोखेड़ी में देख लीजिए, करनाल से बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। आप आंकड़ा बताइए एक बार दर्शकों को। आंकड़ा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मन में मेरे एक सवाल आया। आपने कहा कि दोनों पार्टियों के कैंडिडेट पसंद नहीं थे, लोकल तो मिल गए ना। आप इसलिए तो वोट जाकर कीजिए ना। आप पहले इस बात का हमेशा ये बात रख देते थे मीडिया के आगे, लोगों के आगे, कि लोकल नहीं है, लोकल नहीं है। लोग कौन नहीं है? देखिए, कांग्रेस ने तो पहले भी लोकल कैंडिडेट नहीं है करनाल में। त्रिलोचन सिंह कैंडिडेट थे, तब भी 57%। लेकिन जब दिव्यांशु बुद्धि राजा आए, तब भी वोटिंग परसेंटेज, वो तो लोकल नहीं थे ना, तब भी वोटिंग परसेंटेज इतना हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि भाई लोगों को चेहरे पसंद, तब भी यही बात थी। क्यों गिरा वोट परसेंटेज? यही 57%, वही वोट परसेंटेज था दिव्यांशु बुद्धि राजा जब यहां से चुनाव लड़े, नायब सिंह सैनी चुनाव लड़े। यही अब जब जगमोहन आए तो वोटिंग परसेंट फिर वही है। तो वोटिंग परसेंटेज ना बढ़ने का, क्योंकि चेहरा तब भी पसंद नहीं था, चेहरा अब भी पसंद नहीं है। आपके कहने का मतलब है चेहरे के कारण लोग बाहर नहीं निकले, लोगों में उत्साह नहीं था। क्योंकि कौन लोग कंपेनिंग, देखो पार्टियों में तो पूरा उत्साह था, जो पार्टी के लोग होते, पार्टी का कार्यकर्ता, उनमें तो उत्साह था। लेकिन जो आम जनता वोट डालने के लिए जाती है, उनमें उत्साह क्यों नहीं था? ये पार्टियों को समझने की जरूरत है। पार्टियों को समझने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले मैं कंपैरिजन कर देता हूं 2019 का, 2024 का और लोकसभा चुनावों का। हरियाणा के अंदर इस बार जो चुनाव हुआ है वो 67.6% हुआ है। और अगर बात करें 2019 की, तो करनाल में हुआ था 67.1% मतदान। ये करनाल विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ करनाल विधानसभा की। और इस बार हुआ है 56.3% मतदान। आप समझिए इतना नीचे आ गए हैं, तकरीबन 9%। कारण क्या था? छुट्टी कारण थी। छुट्टी के कारण, छुट्टियों के कारण तो मैंने आपको बताया, हाँ, नीरसता में आपकी बात समझ गई। लेकिन छुट्टियां कभी वजह नहीं हो सकती हिमांशु, क्योंकि लोग अवेयर हैं। मैंने पिछली बार देखा कुछ लोग तो बाहर से भी आए थे वोट करने के लिए, गुड़गामा से, नोएडा से। लेकिन इस बार
नहीं आए, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से भी मिल लेते हैं, लेकिन इस बार वो चुनाव में नजर नहीं आए। दूसरी जो 9% के आसपास, यहां पर 18% कहूंगा, क्योंकि 67 और 56.3 तकरीबन 18% के आसपास कम मतदान हुआ है करनाल में। घरोंडा की बात करूं तो 2019 के मुकाबले अगर घरोंडा की बात करूं तो 67.1% मतदान हुआ था 2019 में। इस बार हुआ है 71.5, यानी कि तकरीबन 4% से ज्यादा मतदान बढ़ा है। ये एक अच्छी बात है। घरोंडा में बढ़ा है। और वहां पर इंटरेस्टिंग फाइट भी थी शायद। मैंने आपको कहा ना कि वहां दोनों चेहरे लोगों को पसंद थे, तो इसलिए उनके समर्थक, उनके सपोर्टरों ने पूरी कोशिश करी, जान लगा दी कि हम वोट को निकाल के लाएंगे। शायद इसलिए वोट परसेंटेज वहां बढ़ा है। असंध के अंदर 68.4% मतदान हुआ 2019 में, और इस बार हुआ है 66.3% मतदान। ये बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहां पर 1.5% डाउन गया। कोई खास बात नहीं है, बढ़ना चाहिए था। या तो इलेक्शन कमीशन गंभीर प्रयास नहीं करता इस तरह के, हमें ये बात माननी चाहिए और बतानी भी चाहिए। और सरकार की भी कोई योजना नहीं है कि वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाए। उनका ठीक है भाई, हम जीतने चाहिए, जाए बाढ़ में वोट लोग डालें चाहे ना डालें। ये जब तक हमारे देश में 90% 80% पोलिंग नहीं होगी, तब तक तो आप ये देखिए ना, अब अगर 40 करनाल में 56% पोलिंग हुई है और 44% पोलिंग नहीं हो रही, यानी 44% लोगों ने नकार दिया दोनों उम्मीदवारों को। इसको आप नोटा ही समझिए, नोटा की तरह। इसको आप नोटा की तरह ही समझिए कि हमें दोनों कैंडिडेट पसंद नहीं है, इसलिए हम वोट करने घर से निकल ही नहीं रहे। अच्छा, नोटा दबाना नहीं चाहते हम, क्योंकि अपना वोट क्यों खराब करें, तो हम भाई घर बैठे नहीं वोट डालने जाएंगे। टाइम भी सोच रहे हैं कि हमारा वहां जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग बात और दर्शकों को बता दूं कि जो सेक्टरों की पोलिंग हुई है वो और कम हुई है, 50% तक सेक्टरों की पोलिंग हुई है हिमांशु। ये बड़ी चिंताजनक। मैं प्रेमनगर वाली साइड था, वहां पर भी मैंने यही देखा, वहां शायद पोलिंग ज्यादा हुई होगी, इतनी भी ज्यादा नहीं हुई। अगर ये 56% जा रहा है मामला, तो 50% सेक्टरों में जा रहा है। गांवों में थोड़ी पोलिंग ज्यादा हुई है, 60-65% वहां पे पोलिंग हुई होगी। तो यहाँ अगर टोटल आके आप मिला लोगे तो टोटल जब पोलिंग गिनते हो तो 56% आती है। उन्होंने एवरेज वहां भी 58 के आसपास हुई है, लेकिन वो नहीं, प्रेमनगर रामनगर वाली तरफ। अच्छा। वहां पर भी इतनी मजेदार वोटिंग नहीं हुई है कि क्या कहते हैं, पिछली बार 65% तक पोलिंग थी। तो इसका मतलब तो यही है रुझान, अगर यही ट्रेंड है तो इसका मतलब तो यही है ना, लोगों को कैंडिडेट पसंद नहीं है। छुट्टी वुट्टी तो कोई कारण नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप छुट्टी मनाने नहीं गए, मैं छुट्टी मनाने नहीं गया, और पत्रकार छुट्टी मनाने नहीं गए। जो लोग 56% वोट डाल रहे हैं वो छुट्टी मनाने नहीं गए। सेक्टरों में जो 50% लोग वोट कर रहे हैं वो छुट्टी मनाने नहीं गए, लेकिन जो छुट्टी मनाने गए हैं उनको चेहरे पसंद नहीं थे। इंद्री के अंदर 72.8% मतदान हुआ था, और इस बार 70.3% मतदान हुआ है। यहां पर भी 2-1% कम हुआ है, 2.5 के आसपास। नीलोखेड़ी में पिछली बार 64 हुआ था, इस बार 62.8 हुआ है। यहां पर भी गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल बात करें, पिछली बार करनाल के अंदर 64.6% मतदान हुआ, इस बार 65.2% मतदान हुआ। करनाल जिले की बात, जिले में मतदान बढ़ गया। हाँ। लेकिन वो मतदान बढ़ाया आपके घरोंडा ने। हाँ। और शायद असंध इंद्री ने। मेन सिर्फ घरोंडा बढ़ा रहा है, नहीं, अगर 70% बाकी ओवरऑल बराबर है। वो कम हो रहा है, करनाल कम हो रहा है, घरोंडा बढ़ रहा है। लोगों की दिलचस्पी ये जानने में ज्यादा है हिमांशु कि जीत कौन रहा है, वो भी बताएंगे। एक छोटी सी बात और रह गई है, लोकसभा का भी कंपैरिजन कर लेते हैं। लोकसभा में भी करनाल के अंदर 57.9% मतदान हुआ। अगर बात करूं घरोंडा की तो 66% हुआ, आसपास था। असंध में 59.5 हुआ था, इस बार अच्छा हुआ है उसके मुकाबले। इंद्री में 68.7 हुआ था, नीलोखेड़ी में 61.2 हुआ था। डाटा है, जानकारी जरूर देना लोगों को चाहिए भी सही। आते हैं अब उस बात पे आते हैं जो इंटरेस्टिंग बात है, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है, एक तरफा सरकार बना रही है, ऐसा दिखाया जा रहा है। एग्जिट पोल जो दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आपने एक बात महसूस की होगी, ये शुरू से ये ट्रेंड चल रहा है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से यही ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड बदल नहीं रहा। यानी कांग्रेस की सरकार पहले दिन से बनती हुई दिखाई दे रही है, और जब चुनाव खत्म हो चुका है, वोटिंग पूरी हो चुकी है, तब भी यही रुझान है। तब भी ये नतीजों में बदलेंगे या नहीं बदलेंगे हिमांशु, ये तो बक्से खुलेंगे तो पता चलेगा। लेकिन
अगर आप बॉडी लैंग्वेज की बात कीजिए तो तमाम पार्टियों के लोग आगे, मनोहर लाल ये कहने के लिए आगे कि हम करनाल जिले की, करनाल लोकसभा की 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं। उधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ गए, वो ये कह रहे हैं कि हम कंफर्टेबली सरकार बना रहे हैं। इधर से कुमारी शैलजा आ गई कि हम सरकार बना रहे हैं, गाय की पूजा की और मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद लिया। इधर से अनिल विज आ गए, कहने लगे हम कंफर्टेबली सरकार बना रहे हैं। एग्जिट पोल के तो नतीजे, कहने से कुछ नहीं होता है ना, कहने से अगर कुछ होता तो आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं। लोग हमारे को सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहोगे। हाँ, अच्छा, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। हाँ। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि करनाल में आपको क्या महसूस हुआ? ओरिजिनल मतलब क्या टाइट फाइट है या फिर एक, देखिए फाइट तो, मुकाबला तो कांटे का है, एकदम कांटे का है। और ना सिर्फ करनाल के एक इलाके की बात करूं, एक तरफ वोट एक पार्टी को पड़ रहे हैं, सेक्टर्स की बात करूं तो बीजेपी का होल्ड मुझे ज्यादा नजर आया। दूसरी तरफ मैं प्रेमनगर और उस साइड गया तो वहां पर कांग्रेस की तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुकाव नजर आया। आप गए काचवा की तरफ, वहां की रिपोर्ट भी मैंने ली, वहां पर भी अप मुझे कांग्रेस लगी। लेकिन स्थिति क्या है, कांटे की एवरेज जब आप आएंगे ना तो आप कांटे पर आ जाएंगे। देखिए काचवा में गए, काचवा में जब हमने दोनों पार्टी के लोगों से बात की और लोगों से बात की तो वहां ये बात सही है कि वहां कांग्रेस को एज मिलता हुआ थोड़ा दिखाई दिया मेरे को, क्योंकि वहां कांग्रेस वाले लोग ये कहते कि हम 60 पैसे में, बीजेपी वाले 40 पैसे में है। जब बीजेपी वालों से बात की तो वो कहने लगे हम 60 पैसे में है, कांग्रेस 40 पैसे में है। आप ये मान के चलिए कि कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर कांग्रेस 60 पैसे में क्लेम कर रही है तो 55 पैसे मान लीजिए, अगर बीजेपी 60 पैसे क्लेम कर रही है तो उसको भी 55 पैसे मान लीजिए। तो 500-400 वोटों से ज्यादा की वहां हार जीत होने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि वहां 400-500 वोट अगर कोई ज्यादा लेगा तो शायद कांग्रेस ले जा सकती है। लेकिन जीत किसकी होगी ये वक्त बताएगा। और सट्टा बाजार में भी उसकी बात करेंगे। हाँ, वो भी मुझे यूं लग रहा है कि एक दिन सुमीता सिंह विर्क ऊपर हो रही हैं, एक दिन जगमोहन आनंद ऊपर हो रहे हैं, एक दिन दोनों बराबर हो रहे हैं। तो हमारे जैसे लोग पैसे तो फंसेंगे, जो हमारे जैसे, मतलब हमारे जैसे नहीं, हम तो खेलते नहीं है और खेलना अच्छी बात भी नहीं, खेलना भी नहीं चाहिए, बर्बादी का घर है ये हम लोगों से कह रहे हैं, चाहे लोगों को हमारी बात पे असर हो चाहे ना हो, लेकिन ये खेलना नहीं चाहिए। सट्टे बाजार अपनी जीत के लिए खेलते हैं, दाव लगाते हैं, वो आपकी जीत के लिए नहीं खेलते। और दूसरी बात, मैं कलामपुरा में गया, उसके बाद कलामपुरा में हरपाल कलामपुरा कांग्रेस छोड़कर, भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे, तो वहां मुझे माहौल भाजपा के पक्ष में ज्यादा दिखाई दिया। फिर मैं पुंडरक में आया, पुंडरक में जो माहौल था वहां भी भाजपा के पक्ष में दिखाई दिया। फिर मैं डबरी गांव में गया, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, डबरी गांव सिख डोमिनेटेड है, तो वहां पर गया तो वहां कांग्रेस का माहौल ज्यादा दिखाई दिया। सैदपुरा में आया तो वहां बराबर का माहौल दिखाई दिया। इसलिए ओवरऑल जो फाइट है ना वो कांटे की ही है। अभी मैं आगे चलता हूं, क्योंकि हम एरिया वाइज अगर बात करेंगे ना तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगी, कैंडिडेटों को भी समझ में आएगी। तो वो ये आंकलन करने में, लोग ये आंकलन कर लेंगे, क्योंकि हम सीधा आंकलन करेंगे ना, ये जीत रहा है, ये हार रहा है, तो आधे लोगों को तो भाई रात को सोना भी है, बेचारे बड़े दिन से थके हुए हैं। कभी ऐसा ना हो ना, बहुत कुछ हो जाता है चुनाव में। तो अगर मैं रामनगर में आऊं तो रामनगर में मुझे भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था। अगर मैं प्रेमनगर में जाऊं तो वहां मुझे कांग्रेस थोड़ी सी अप दिखाई दे रही थी। अगर मैं मान कॉलोनी में जाऊं, ज्योति नगर में जाऊं, वहां कांग्रेस दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर शिव कॉलोनी की तरफ आ जाते हैं तो वहां बैकवर्ड वोट ज्यादा है, तो वहां भाजपा अप दिखाई दे रही थी। वहीं से निकले आप हांसी रोड की तरफ आ जाए, हांसी रोड का एक अर्बन एरिया है, एक बस्तियों का एरिया है, बस्तियों में कांग्रेस थी, और इधर जो शहरी वोटर है वो बीजेपी की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा था। चमन गार्डन हो, आपका करम सिंह कॉलोनी हो, बैंक कॉलोनी हो, या फिर चौधरी हाउस कॉलोनी हो, ये सारा का सारा एरिया एक तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। चप्पा घूम कर आए हैं आप, चप्पा घूम कर आए हैं। फिर अगर आप सदर बाजार चले जाइए, वहां कांग्रेस का माहौल था। फिर अगर आप सेक्टरों में आ जाइए, वहाँ बीजेपी नजर आती है। गेटों पे चले जाइए, जुंडला गेट, 500 गेट, करण गेट, ये सारे गेटों पे, कलंदरी गेट, अगर यहाँ आप घूम जाइए, जो करण गेट के साथ लगते हुए हैं, दयालपुरा गेट है, चाहे कलंदरी गेट है, चाहे आपका सुभाष गेट है, वहाँ भाजपा के पक्ष में माहौल ज़्यादा नजर आ रहा था। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ चले जाएंगे, जाटो गेट की तरफ, वहाँ पर कांग्रेस का माहौल ज़्यादा नजर आ रहा था। तो दोनों हैं कि हम दोनों वो जीत रहे हैं, बीजेपी कह रही है हम जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है
हम जीत रहे हैं, लेकिन उसके लिए इंतजार 8 तारीख का करना पड़ेगा। और आंकलन गांधी जी ने बिल्कुल मतलब चप्पे चप्पे पर घूमकर आप लोगों के लिए रिपोर्ट बनाई है। वो आज सुबह से ही गलियों में जा रहे थे, अलग अलग बूथों पर जा रहे थे। मैं आपको जो रिपोर्टिंग दिखा रहा था वो बड़े नेताओं की दिखा रहा था। मैंने जो कवरेज की अधिकतर उन नेताओं को कवर करने का प्रयास किया, लेकिन आप ग्राउंड पब्लिक से बात करने का अगर हम मॉडल टाउन चले जाते हैं तो मॉडल टाउन में बराबर बराबर का मामला नजर आ रहा था। तो ऐसे में जब इतना क्लोज, एक जगह पर भाजपा ऊपर है, एक जगह पर कांग्रेस ऊपर है, ये नहीं पता लग रहा ना कि कितने वोटों से वो आगे जा रहे हैं, कितने वोटों से आगे नहीं जा रहे। तो सेक्टरों में चले जाइएगा तो आपको भाजपा नजर आएगी वहां पर, लेकिन इधर हाउसिंग बोर्ड में अगर आ जाएंगे तो वहां कांग्रेस के बस्तों पर चहल पहल ज्यादा थी। तो देखिए, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि जैसे भाजपा का बूथ मैनेजमेंट है वो वेल प्लान था, लेकिन उधर सुमिता सिंह का अगर बूथ मैनेजमेंट देखे तो उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी थी। जब त्रिलोचन सिंह का चुनाव था वो थोड़ा इस तरह से नहीं लग रहा था कि वो कोई चुनाव है। इन दोनों चुनावों में काफी फर्क नजर आ जाएगा, एक त्रिलोचन सिंह का चुनाव और एक सुमिता सिंह का चुनाव, इसमें काफी अंतर नजर आ जाएगा। देखिए, सुमिता सिंह जो चुनाव लड़ी वो एक इस जोश के साथ चुनाव लड़ी कि मुझे जीतना है, कांग्रेस की लहर है, उसका फायदा उठाना है। लेकिन जब त्रिलोचन सिंह चुनाव लड़े, वो मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ रहे थे, उनको अंदर से यह आभास था मैं शायद उस वहां तक मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो सिर्फ वोट परसेंटेज अपना थोड़ा सा बढ़ा लिया, बहुत बढ़ा लिया उन्होंने। थोड़ा थोड़ा करके बहुत बढ़ा 35,000 से सीधा 55,000 की छलांग लगाई। अब चांदसराय की साइड चले जाइए, वहां भाजपा और कांग्रेस दोनों का माहौल था। लेकिन टोटल अगर बात करें ना हिमांशु, अगर कास्ट की बात करें तो बैकवर्ड वोट करनाल में ज़्यादा बीजेपी की तरफ झुकता हुआ दिखाई दिया है। जो पंजाबी वोट है वो ज़्यादा बीजेपी की तरफ झुकता हुआ दिखाई दिया है। जो वैश्य समाज है वो 50-50 में बटा होगा, मुझे ऐसा लगता है, और उनकी वोट की परसेंटेज भी शायद कम रही होगी। और तीसरा जो आप हरिजन समाज है वो कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ दिखाई दिया। जो वाल्मीकि समाज है वो 2 हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई दिया है। जो जाट वोटर है वो एक तरफा कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। जो जट सिख वोट है वो कांग्रेस की तरफ पलटता हुआ दिखाई दिया है। और जो रामगढ़िए सिख हैं वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा दिखाई दिए। जो रोड वोट बैंक है वो ज़्यादा बीजेपी की तरफ झुकाव था। कुछ 70-30 का रेशो लगा लो आप, 70% बीजेपी को, 30% कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ। और आंकलन से यही लग रहा है कि सीट फंसी हुई है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि 5-7 हजार का मार्जिन रहेगा, हद 10,000 का मार्जिन रहेगा, इससे ज्यादा का मार्जिन रहने वाला नहीं है। एक तो वोट परसेंटेज गिरी है और ये किस तरफ जाएगा लोग ये जानना चाहते हैं। क्या बता दें क्या? बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहेंगे आप, मतलब जो आपकी रिपोर्ट है उसके हिसाब से आप बता सकते हैं, क्योंकि अब एग्जिट पोल भी आ गया, अब चुनाव आयोग भी आपको कुछ नहीं कहेगा। मुझे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन कैंडिडेट तो कहेंगे ना गांधी जी आप तो हमें हरवा के सोए थे और हम जीत गए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तमाम बातें हैं, लोगों की रिपोर्ट क्या थी ये जानने का हम प्रयास कर रहे थे। मार्जिन 5-7 हजार का ही रहने वाला है, इससे ज्यादा का मार्जिन रहने नहीं वाला है इन चुनावों में। और लगातार हम बात कर रहे हैं कि माहौल क्या है। इसके अलावा इस सीट पर और बात चर्चा करना चाहेंगे आप या किसी दूसरी से? बात ये ना कि एक वोट परसेंटेज थोड़ा इसलिए भी गिरा क्योंकि बाजार खुले थे, बाजार बंद नहीं थे। आमतौर पर चुनाव में ये कहा नहीं जाता लोगों को कि दुकानें खोल लो, इस बार कहा गया, नहीं तो आमतौर पर ये डिक्लेरेशन नहीं होता। ये तो आपकी समझ है ना? नहीं, डिक्लेरेशन कभी नहीं हुआ कि हमेशा कभी प्रशासन ने या चुनाव आयोग ने ये कभी नहीं कहा कि दुकानें बंद रखो या खोल लो। लेकिन इस बार लोग पूछ रहे थे कि क्या दुकानें खोल लें, क्योंकि त्योहारों का सीजन चल रहा है, नवरात्रे चल रहे हैं, शादियों का सीजन है, तो बाजार खुल गए। तो इस वजह से भी वोट परसेंटेज गिरी है, जिसकी वजह से लोग सुबह सुबह। लेकिन ये आपकी समझ है, आप 12 बजे तक का एक टाइम रख दीजिए, बाजार बंद रहेगा, 12 बजे के बाद खोल लेंगे। तब तक फैक्ट्रियां भी कई खुली थी, कई मेरे पास फोन आया कि कई कार की एजेंसियां भी खुली थी, तो वो जो लेबर होती है वो तो चली जाती है फिर वो वोट डालने के लिए। तो इस पर अब प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन तो चलिए एक बात है, लोगों को अब बात कर रहे हैं हम कि करनाल में हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी। भाई बड़ा खुलासा कर देते हैं, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, जिसको कम वोट मिलेंगे वो हार जाएगा। हाँ, तो बस कोई ना कोई जीत रहा है और कोई ना कोई हार रहा है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये वक्त बताएगा। आप किसी को एज देना चाहेंगे? मैं सुमिता सिंह विर्क को एज देना चाहूंगा। चलो मैं जगमोहन को दे देता हूँ। दोनों बराबर, दोनों खुश हो गए।
है ना। अगर ऐसा हो सकता हो कि दोनों ही जीत गए तो क्या ही रहेगी बात? तो फिर मुकाबले क्यों होंगे, फिर क्रिकेट के मुकाबले क्यों होंगे, हॉकी के क्यों होंगे, सब अपने घर ही बैठे रहेंगे और सरकार भाई बनती मैं रहेगी। तो चाहता हूँ कि दोनों विधानसभा में पहुंचे और दो लोग हमारे करनाल के डेवलपमेंट के लिए जोर लगाएं तो पता लगेगा। ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा हो नहीं अरे सकता। मुझे भी पता है दिमांशु, ये हो नहीं सकता, लेकिन लोगों को एंटरटेन भी तो करना ना हमने। बिल्कुल बिल्कुल। खबर के साथ साथ हल्का फुल्का मजाक भी जरूरी है। दूसरी सीट की बात करते हैं। दूसरी सीट असंध की है। अच्छा, असंध, हमने दोनों को राजी कर दिया ना। हाँ बिल्कुल, आप दोनों आराम से सो सकेंगे। हाँ बिल्कुल। आपने सुमिता सिंह विर्क को जितवा दिया, मैंने आपने जगमोहन को जितवा दिया, तो दोनों खुश रहेंगे। ठीक है, हमारे चैनल, लेकिन इंतजार 8 का ये बातें करेंगे। हमारे चैनल की है, हम दोनों एक ही हैं, तो ठीक है। सब एक है, सब मिलजुल कर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो दोनों खुश रहेंगे। हाँ, दोनों खुश रहेंगे, दोनों के समर्थक भी खुश रहेंगे। वो कह रहे हैं कि चैनल पे 2 कैंडिडेटों को जितवाया जा रहा था। मेरे हिसाब से मैं जितनी, देखिए आपका अपना आंकलन हो सकता है, आप अपनी नहीं, रिपोर्टिंग। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने भी बिल्कुल ठीक कहा। हमने किसी को निराश भी तो नहीं करना ना हिमांशु। असंध चलते हैं। असंध में शमशेर सिंह गोगी, योगेंद्र राणा, गोपाल राणा, जिलेराम शर्मा। क्या लगता है? पहले मैं करनाल की बात कर लूं। करनाल में सीआईडी ने या खुफिया तंत्र ने एक रिपोर्ट भेजी है। उस रिपोर्ट में भाजपा को थोड़ा एज दिखाया जा रहा है। वो क्यों दिखाया जा रहा है? अपनी नौकरी बचाने के लिए दिखाया जा रहा है या फिर उनको लगता है कि भाजपा को एज है? ये एक बात सामने आई है, वो कितनी सच है ये 8 तारीख को पता चलेगा। एक रिपोर्ट ना लोकसभा चुनावों में भी गई थी। हाँ। कि मनोहर लाल का वोट मार्जिन इतना नहीं होगा जितना उनको मिल गया। कई बार तो रिपोर्ट ये भी गई थी कि वो हार रहे हैं। हाँ। और ऐसा माहौल भी बनाया जा रहा था, लेकिन नहीं हुआ। उनका वोट परसेंटेज देखा आपने, 2 लाख। तो वो ह्यूमन बीइंग ही ना, आम आदमी है ना, उनको तो अंदर थोड़ी पता है कि मशीनों में कौन कहां पर बटन दबा रहा है। कोई 1 नंबर दबा रहा है, कोई 5 नंबर। मेरे ख्याल सुमिता सिंह का 4 नंबर था। तो कोई 1 नंबर दबा रहा है तो कोई 4 नंबर दबा रहा है। तो दोनों ने ही ये पता नहीं लगता कि अंदर कौन जाके क्या कर रहा है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको ये बेचारों को पता ही नहीं लगता, वो ऐसे कैंडिडेट को वोट देते हैं जिन्होंने कभी वोट मांगे ही नहीं होते, जो जिनका एक पर्चा नहीं बटा होता, सिर्फ वो नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं। वो इसलिए फाइल कर देते हैं ताकि काउंटिंग वाले दिन उनको लोग मिल जाएं काउंटिंग सेंटर में बैठने के लिए ज़्यादा, और गाड़ियों की परमिशन मिल जाए। इसलिए भी ये कैंडिडेट ही अपने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर लोगों को खड़ा कर देते हैं, उनके नॉमिनेशन भरवा देते हैं, जिसकी चलो आगे चलते हैं। एक सीट की बात हो गई, लोग अब दूसरी सीट जानना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि अब बहुत हो गई हम दोनों की बातें, वो सीधा चाहते हैं दूसरी सीट की बात हो। असंध की बात कर लेते हैं। क्या माहौल है असंध में? मैं तो गोगी को फेवरेट बता रहा हूँ, आप बता दीजिए। मेरे हिसाब से भी शमशेर सिंह गोगी वहां पर एज पर है। नहीं, वहां पर वो किसी और का नाम पहले मेरे से बुलवा लेते, फिर आप दूसरा नाम ले देते। नहीं, शमशेर सिंह गोगी मेरे हिसाब से वहां पर सीट निकाल रहे हैं। गोपाल राणा का नाम आप ले सकते हैं। उन्होंने फाइट दी है। योगेंद्र राणा का भी चुनाव बहुत जो खुफिया तंत्र है उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वहां पर किसको प्लस दिया जाए, किसको माइनस किया जाए। वजह यह है कि वहां चौतरफा मुकाबला हो रहा है, वहां 4 कैंडिडेटों में टक्कर है। जब बाइपोलर इलेक्शन होता है, आमने सामने की टक्कर होता है, तो कुछ अंदाजा लग जाता है। लेकिन जहां त्रिकोणीय मुकाबले होते हैं या चौतरफा मुकाबले होते हैं, वहां बहुत ज्यादा स्थिति क्लियर नहीं होती। और क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर हम किसी को टक्कर से बाहर नहीं मान रहे, और वहां पर चारों के चारों कैंडिडेट मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। हाँ। गोपाल राणा ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, योगेंद्र राणा ने, जिलेराम शर्मा ने, और शमशेर सिंह गोगी तो वहां के विधायक थे। रैली करवाई है राहुल गांधी की, तो जाहिर सी बात है एक अच्छी फाइट चारों उम्मीदवारों। आप ये मान के चलिए, अब हम ये बात पे चर्चा कर सकते हैं कि भाजपा इस सीट पर बहुत मजबूत स्थिति में हो सकती थी अगर जिलेराम शर्मा को टिकट दिया होता, या फिर जिलेराम शर्मा छोड़कर ना गए हुए होते, वो योगेंद्र राणा का साथ दे रहे होते। ऐसा भी हो सकता है कि देखिए ब्राह्मण वोट वहां से पूरी तरह कटा। ब्राह्मण वोट के अलावा जिलेराम शर्मा हरिजन वोट ले जा रहे हैं, कश्यप वोट ले जा रहे हैं, और दलित वोट जो वाल्मीकि वोट है वो काफी संख्या में वोट वो ले जा रहे हैं। वो वहां पर जब विधायक रहे थे तो उन्होंने काम भी कराए थे, और लोगों के साथ एक अटैचमेंट। पिछली बार उन्हें 25,000 वोट मिला था, तो लेकिन वहां दिलचस्प ये ना, पिछली बार उन्हें 25,000 वोट मिला था, जेजेपी से थे ब्रिज शर्मा, उन्हें 13-13,500 वोट मिला था। दोनों को मिला दिया जाए तो 38,000 वोट बनता है। अब वो उस वोट को बढ़ाने में ऐसा है, मुझे लगता है कि 42-43,000 वाला जो कैंडिडेट होगा वो जीत जाएगा। कौन जीतेगा ये वक्त बताएगा, 8 तारीख का उसके लिए इंतजार करेंगे। 2 सीट पर चर्चा हो गई है। घरोंडा चलते हैं, हरविंदर कल्याण और वीरेंद्र सिंह राठौड़। क्या
ये सबसे हॉट सीट या इंटरेस्टिंग सीट और वोट परसेंटेज भी बहुत अच्छा हुआ है मेरे हिसाब से तो असंध ही है, क्योंकि वहां मार्जिन बहुत कम रहेगा। लेकिन घरोंडा का भी हाल, घरोंडा में मार्जिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि बढ़ सकता है घरोंडा में, उतना मार्जिन जैसे हम सोच रहे थे, क्योंकि पोलिंग भी वहां ज्यादा हुई है तो वहां पर मार्जिन बढ़ने की संभावना है। वो किसका बढ़ेगा कह नहीं सकते, लेकिन पोलिंग अगर ज्यादा हुई है तो निश्चित तौर पर लोगों ने कहीं ना कहीं उत्साह दिखाया है अपने लोगों के लिए, कैंडिडेटों के प्रति, दोनों के प्रति, हाँ दोनों के प्रति, कैंडिडेटों के प्रति, दोनों के प्रति उत्साह दिखाया है। वहां जयपाल शर्मा आम आदमी पार्टी के थे, किसी खाते में किसी हिस्से में वो प्रचार करते हुए भी नहीं दिखाई। दो ही टक्कर थी, मतलब एक ही टक्कर थी, दो उम्मीदवार, इलेक्शन था, आमने सामने की टक्कर थी और दोनों ही कॉन्फिडेंट हैं। वीरेंद्र राठौर ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, लेकिन हरविंदर कल्याण भी कह रहे हैं कि वीरेंद्र राठौड़ इसलिए कॉन्फिडेंट लग रहे होंगे क्योंकि जो एग्जिट पोल आ रहा है ना उसमें कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो वो ये सोच रहे होंगे कि क्या पता एक सीट मेरी भी इसमें अंदर। ऐसे तो ये पांचों के पांचों सोच रहे होंगे, करनाल के लोग, जो धर्मपाल गोंदर भी सोच रहे होंगे, मैडम सुमिता सिंह भी सोच रही होंगी और आपके राकेश कंबोज भी सोच रहे होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना कि सारी की सारी सीटें उधर ही चली जाएंगी। अगर बीजेपी की 19-20 सीटें दिखाई जा रही हैं, 20 सीटें कहीं से, तो वो सीटें वो भी लेंगे। अब ये बताया जा रहा है कि लाडवा में मुकाबला फंसा हुआ है, नायब सैनी फंस गए हैं, अब अगर कप्तान ही फंस गया तो जहाज तो डूब ही जाएगा। नहीं फंस, आपके हिसाब से क्या होगा? नहीं, वहां पे फाइट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये भी देखा है कि सीएम भी चुनाव हारते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी हारे, दो सीटों से हार गए, दो सीटों से हार गए। उससे पहले हमने देखा कि बड़े बड़े नेता जो कभी हारे नहीं थे, प्रकाश सिंह बादल, वो चुनाव हार गए थे जब आम आदमी। देखिए, अगर ये आंधी जैसी बात होती ना तो कांग्रेस को 70 सीटों तक तो ले जाना चाहिए था। अगर ये आंधी जैसी बात होती। देखिए, बीजेपी इतनी भी कमजोर नहीं थी कि कांग्रेस एक तरफा सरकार, यानी कि हाँ, जब हम कांटे की बात कर रहे हैं, करनाल की 5 सीटों पर भाई यहाँ कांटे का मुकाबला था, तो इसका मतलब कांटे का मुकाबला था तो बराबर की टक्कर थी। वोट परसेंटेज अगर आज जो पोलिंग एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसके मुताबिक अगर आप देखिए तो 33% जो वोट है वो कांग्रेस पा रही है इस जो एग्जिट पोल के मुताबिक, और 30 पॉइंट कुछ परसेंट जो वोट है वो भाजपा ले जा रही है। यानी बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है, 3% वोटों का फर्क है। और 12% वोट जो है इनेलो ने गजब किया है, इनेलो 12% वोट ले जा रही है और 3 से 6 सीटें इनेलो को मिलती हुई दिखाई दे रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। खैर, हम घरोंडा चलते हैं। वीरेंद्र राठौड़ वर्सेस हरविंदर कल्याण। कैसा चुनाव रहा? बहुत अलग अलग तरीके से दोनों ही नेताओं ने चुनाव प्रचार भी किया। आप क्या समझते हैं, किस नेता को वहां पर एज है? मैंने दोनों का चुनाव प्रचार कवर किया और दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो उत्साहजनक थी। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि मैं पिछड़ रहा हूं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है। और ऐसा ही करनाल में भी था कि दोनों की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि हम जीत रहे हैं। ऐसा ही घरोंडा में दिखाई दिया कि दोनों की बॉडी लैंग्वेज ये थी कि हम चुनाव जीत रहे हैं। अब वीरेंद्र राठौड़ ने तो आज एक मीडिया से बात भी की है और बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। खुफिया तंत्र ये कह रहा है कि लास्ट मोमेंट पर आकर के जाट वोटों ने बड़ा सहारा दिया है वीरेंद्र राठौर को। लेकिन ये भी खबर आ रही थी रात को कि कुछ लोग जो हैं कांग्रेस के ही कुछ लोग जो बगावत पर उतारू थे वो उनको डेंट पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे थे। हर चीज देखने को मिलती है चुनाव के अंदर, लेकिन वो नतीजों पर कितना असर डालती है। एक ब्रेकिंग न्यूज दे दे करनाल के लोगों को। बिल्कुल दे सकते। रात को चुनाव के बीच जब चुनाव चल रहा था तब बहुत कुछ इधर उधर खेला हो रहा था और इस खेले के बीच में दीपेंद्र हुड्डा के फोन की घंटी गनगनाती है कांग्रेस के 3-4 लोगों के पास। करनाल के थे वो चारों नेता, 3 से 4 लोग थे। फोन की घंटी गनगनाई, उनको डायरेक्शन कुछ दी गई, शायद ये शिकायत की गई थी कि वो चुनाव प्रचार में ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे, तो उन्हें धमकाया गया, हड़काया गया। धमकाया नहीं गया, उनको समझाया गया भाई आपकी सरकार आ रही है, सरकार बनवाने में मदद कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट की गई, निवेदन किया गया। तो मान गए वो लोग? ये तो उनको पता होगा कि वो मान गए या वो खेला कर रहे थे, उन्हें वो खेला कर गए या नहीं कर गए। लेकिन 3-4 लोगों को इस तरह के गया है कि मदद कीजिए अपने उम्मीदवार को सरकार। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए था। बिल्कुल, आप एक मिलजुल कर आप विश्वास ट्रस्ट नहीं कर रहे तो ये गलत बात है।
3 सीटों की बात हो गई है, घरोंडा की हो गई है। अच्छा, आप क्या कहते हैं घरोंडा पे? मैं कांटे की टक्कर दूंगा। अच्छा। मैं कांटे की टक्कर दूंगा वहां पर। मैं देखो 2 सीट मैंने क्लियर बता दी है, वहां नहीं पता लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। वो एक दरअसल बात दोस्तों ये भी है कि हम किसी को नाराज भी नहीं करना चाहते। नहीं, देखिए नाराजगी बात अगर होती तो मैं करनाल का ना बताता, मैं असंध का ना बताता। हमने वो कर लिया ना। नहीं, देखिए वो अलग बात है, आपने एक कैंडिडेट का नाम ले दिया, मैंने एक ले दिया, लेकिन घरोंडा की सीट ऐसी है, एक तरफ हरविंदर कल्याण की छवि है, उनका काम है, जो उनका एक गाना चल रहा था चुनाव प्रचार में, कल्याण के काम बोलते हैं, आप भी गए प्रचार में, आपने सुना भी होगा। एक तरफ उनकी छवि है, उनका राठौर के पास सिंपैथी भी तो है। बिल्कुल है, मैं वही पहले मैं कल्याण जी का जिक्र कर रहा हूं, उसके बाद मैं राठौड़ जी का जिक्र करूंगा। एक तरफ कल्याण के हरविंदर कल्याण के 10 साल के काम है और उन्होंने जिस तरीके से काम किया, उनका सॉफ्ट नेचर है। एक तरफ सिंपैथी है वीरेंद्र राठौड़ के प्रति कि आप 3 बार चुनाव हार गए हैं, इस बार लहर कांग्रेस की है, एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के लिए, तो क्यों ना इन्हें जिता दिया जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खुफिया विभाग की ये रिपोर्ट है कि हम घरोंडा का आंकलन नहीं कर पा रहे, नहीं दे पा रहे, नहीं हमें समझ ही नहीं आ रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा कि घरोंडा में क्या होगा। बक्से खुलेंगे तो पता लगेगा। लेकिन उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है कि हाँ, कि जाट वोट जो है वो झुका है वीरेंद्र राठौर की तरफ, जिसकी वजह से मुकाबला कड़ा हुआ है। हाँ, और कड़ा हुआ है, इसका फायदा वीरेंद्र राठौड़ उठा जाएंगे। हाँ, संभावना है, दिखती है। लेकिन ये कहना कि हम ये तो कतई हम नहीं कह रहे, क्योंकि कांटे की टक्कर है। 3 सीटों का जिक्र हो गया है। इंद्री चलते हैं, इंद्री में राम कुमार कश्यप और राकेश कंबोज। हालांकि आपने आज 2 खबरें देखी, इंद्री की खबरें देखी आपने? इंद्री मैंने नहीं कवर किया। आज 2 खबरें सामने निकल कर आई। एक खबर का मतलब क्या है वो क्लियर नहीं हुआ। हलवाना गांव पड़ता है वहां पर। हलवाना गांव में राकेश कंबोज का एक वीडियो सामने आ रहा है, वो हरे कुर्ते में और एक वोटर के साथ वहां पर उनकी बहस हो रही है। अब वो बहस किस मुद्दे को लेकर हो रही थी? क्या वो वोटर गलत था? क्या राकेश कंबोज गलत थे? इसके बारे में नहीं पता, लेकिन 47 सेकंड का वो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वो देखिए, वोटर तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि वो वोटर के साथ बहस करेंगे। वो हो सकता है किसी पार्टी का सपोर्टर हो या वो लेकिन वोट डालने तो वो भी आया है। वो देखिए, एक सपोर्टर होता है, एक वोटर होता है। देखिए, हिमांशु वोटर के साथ कोई बहस नहीं करता, चाहे वो कहीं भी वोट डाले। हाँ, सपोर्टर के साथ कैंडिडेट लोगों की आपने देखा ना मैम में क्या हुआ, बलराज कुंडू उनके समर्थकों के साथ मारपीट, उनके साथ कपड़े फाड़ गए, ऐसा आरोप है। ऐसा आरोप है। तो फटे हुए कपड़े उन्होंने दिखाए। तो ऐसा हो सकता है कोई सपोर्टर हो दूसरी पार्टी का, या उन्हें लगा हो कि ये कहीं कुछ खेल कर रहा है, तो हो सकता है उनके साथ वो वहीं पर बैठे थे। जैसे चुनाव प्रचार के दौरान आप जाते हैं किसी बूथ पर, वहां पर वो व्यक्ति भी हलवाना गांव का 1-2 बार जानना चाहते हैं कि आखिर इंद्री की रिपोर्ट क्या है। एक और बात का जिक्र बाद में कर देंगे। इंद्री की रिपोर्ट है, कांटे की टक्कर है, लेकिन मेरे हिसाब से वहां पे राकेश कंबोज को एज मिल रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, राकेश कंबोज को वहां एज है। लेकिन बैकवर्ड वोट जो है वहां पर वो बड़ा खेल कर सकते हैं। हल्के में नहीं लेना है किसी भी। राम कुमार कश्यप को हल्के में नहीं ले सकते। उन्होंने जो अपना चुनाव उठाया, मुझे ऐसा लगता है कि वहां भी 5-7 हजार वोटों का डिफरेंस रहेगा। हद 10 हजार, मतलब कोई इतनी बड़ी हार जीत नहीं हो रही कि 30-35 हजार वोटों की हार जीत हो रही है। ऐसा लगता है कि राकेश जीतेंगे तब भी 10 हजार की हार जीत होगी। अगर कश्यप के पक्ष में ये वोट गया कुछ, तो फिर उनकी हार जीत का मार्जिन और कम हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी था, उसका फायदा भी राकेश कंबोज को मुझे लगता है एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, उनके प्रति सिंपैथी थी। और अगर यहाँ कैंडिडेट भाजपा तो एंटी इनकम्बेंसी तो बीजेपी के प्रति थी ना, राम कुमार। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी जो होती है वो कैंडिडेटों के प्रति भी होती है, पार्टियों के भी प्रति होती है। अगर एंटी इनकम्बेंसी, अगर यहाँ कैंडिडेट बदल दिया जाता तो यहाँ माहौल आपको कुछ और देखने को मिलता। जो आप बात कर रहे थे ना कि इंद्री का इलेक्शन फीका इलेक्शन दिखाई दे रहा है, वो इस वजह से दिखाई दे रहा है कि एक तरफ वो बीमार थे राकेश कंबोज, वो उतना समय प्रचार में नहीं दे पाए, उस तरफ दूसरी तरफ ढीले कैंडिडेट थे। यानी अगर करणदेव कंबोज यहाँ होते और कांग्रेस की तरफ से भीम मेहता जैसा कैंडिडेट होता, लेकिन उन्होंने राम कुमार कश्यप ने अपना चुनाव उठाया, रैलियां करके वो आपने खुद कहा था ना, अमित शाह आए खेला करके जाएंगे। तो क्या खेला करके गए वो? देखिए, उन्होंने मजबूती तो दी है और वोटर के दिमाग में बैठती भी हैं तमाम चीजें, लेकिन नतीजे 8 को आएंगे, उसका इंतजार कर लेते हैं। चले, एज दे रहे हो आप?
राकेश कंबोज को थोड़ा बहुत एज मेरी तरफ से है पड़ा। चलो हम भी दे देते हैं, आपके हिसाब से है? हाँ, थोड़ा बहुत एज है रिपोर्ट्स के हिसाब से। हम ग्राउंड सीआईडी और आईबी की रिपोर्ट्स जो रिपोर्ट्स हैं, हालांकि वो कांटे का मुकाबला बता रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एज देना बनता है उनको। रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, तो हम वहां पर इंद्री में राकेश कंबोज को एज दे रहे हैं। हो कुछ भी सकता है, लेकिन एज उनको है। बाकी तो 8 तारीख को पता लगेगा। आखिरी सीट, समय भी बहुत हो गया है, लोग भी जानना चाह रहे हैं कि सारी सीटों का आप जिक्र करें। आखिरी सीट है नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र। कांटे का मुकाबला यहां पर भी इसलिए बन गया बाद में क्योंकि राजीव गोंदर ने एक तो साथ दे दिया, कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता उनके साथ आ गए, ब्राह्मणों का भी एक बड़ा वोट बैंक साथ आया है उसमें। धर्मपाल गोंदर वर्सेस भगवान दास कबीरपंथी। मैं यहाँ पे एज देना चाहूंगा भगवान दास कबीरपंथी को। खास वजह देखिए, शुरू में ही उनका चुनाव इस तरह से चल रहा था कि भगवान दास कबीरपंथी, और मेरे को लगता है कैंडिडेट का सिलेक्शन भी वहाँ कोई बहुत ज़्यादा विरोध भी नहीं हुआ। ऐसा माना जा रहा था कि राजकुमार वाल्मीकि वहाँ बैठ जाएंगे, वो एक तो बैठे नहीं, और जब राजीव गोंदर बैठे तो वो बैठते बैठते उन्होंने काफ़ी देर कर दी। वो चुनाव से पहले बैठ जाते तो उसका काफ़ी फायदा मिलता, कंपेनिंग दोनों मिलके कर लेते। और भी कई लोग थे जिनको टिकटें नहीं मिली, तो वो उत्साहित नहीं थे चुनाव को लेकर के। बहुत जैसे आपने कहा ना इंद्री का इलेक्शन, वैसे ही इलेक्शन मुझे कुछ नीलोखेड़ी का भी नजर आया। और मैं तो एज दूंगा भगवान दास कबीरपंथी को। पता नहीं कि धर्मपाल गोंदर ही जीत जाए, और लेकिन मुझे लगता है उन्हें लहर का फायदा भी मिल सकता है। मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है उनके खिलाफ 5 साल, क्योंकि वो विधायक रहे थे और पहले बीजेपी के साथ खुद थे। कहते रहे कि मैं मनोहर लाल ने या सीएम ने या काम नहीं होने दिए मेरे हल्के में। तो लोगों को ये लगता है ना कि भाई आगे आप काम करा पाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है। फिलहाल मुकाबला है, हम मुकाबले से बाहर नहीं मान रहे धर्मपाल गोंदर को, लेकिन मैं एज दूंगा भगवान दास कबीरपंथी को। और आप किसको एज देना चाहेंगे? हल्का फुल्का एज उन्हें ही है मेरे हिसाब से। उन्हें ही है, यानी आप क्या सिनेरियो मानते हैं? 3-2 मानते हैं हम? मुझे लगता है 3-2 होगा। 3 कौन, ये नहीं बताते हैं। ये है। अच्छा, वो आपने 5 सीटों का जिक्र कर दिया, 3-2 क्यों नहीं बताते? 3 कांग्रेस भी ले जा सकती है, 3 भाजपा भी ले जा सकती है। तो यही रहने वाला है, 3-2 मुझे ऐसा लगता है। 3-2 ही। क्या ऐसा लगता है कि आपको 5-0 रह सकता है स्कोर? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं, इतनी आंधी नहीं थी, मुझे नहीं लगता। अगर ये 5-0 रहता है, फिर तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 5-0 रह रहा है, तो फिर फतेहाबाद, सिरसा, फिर तो कांग्रेस जो है कम से कम 75 पार जा। मुझे नहीं लगता 5-0 का स्कोर यहाँ पर रहेगा, यानी कि कांग्रेस 5 और 0 बीजेपी। कतई नहीं रह सकता, ऐसा मैंने जितनी रिपोर्टिंग ग्राउंड लेवल पर जाकर की है। 3-2 रहेगा, 2 कौन होंगे ये नहीं कह सकते। हाँ, ऐसा लगता है, वो प्राथमिक दृष्टि में ऐसा लगता है कि करनाल जिले का स्कोर 3-2 रहने वाला है। पानीपत चले थोड़ा, पानीपत का भी जिक्र कर लेते हैं, लेकिन लोगों की दिलचस्पी यही थी। और तो होगी 5 सीटें। आप बता दीजिए। पानीपत ग्रामीण में महिपाल डांडा को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और पहले विजय जैन वहां पर प्लस चल रहे थे, लेकिन आखिर में आकर के ना लोग फिर ये सोचने लगते हैं कि भाई किस पार्टी में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा। तो फिर वो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट, पार्टी के उम्मीदवार ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर रखा था। तो सचिन कुंडू जो है दीपेंद्र हुड्डा के खास माने जाते हैं। तो मुझे लगता है वो वोटों का डिवीजन होने की वजह से महिपाल ढांडा पानीपत। और मुझे लगता है पानीपत शहर की भी कहानी दिलचस्प हो गई। पहले बुल्ले शाह काफ़ी आगे चल रहे थे, लेकिन अब इस तरह की बातें आ रही हैं कि प्रमोद विज ने भी लास्ट 2 दिनों में इलेक्शन उठाया, वहाँ भी स्थिति कुछ भी हो सकती है। हालांकि जो बॉडी लैंग्वेज है वो बुल्ले शाह की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। उन्हें लगता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, लेकिन प्रमोद विज भी ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। नेता तो कहेगा ना जो चुनाव मैदान में आया। और समालखा में शायद लगता है कि वहाँ या कांग्रेस, मुझे लगता है कि वहाँ कांग्रेस को थोड़ा एज देना चाहिए। एक तरफ धर्म सिंह छोकर हैं और दूसरी तरफ जयवीर वाल्मीकि, और एक तरफ कृष्णलाल पवार हैं, राज्यसभा सांसद इसराना में, और उधर बड़ाना है। देखिए, हो कुछ भी सकता है, क्योंकि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं 19 से 29 के बीच में भाजपा को सीटें दे रहे हैं, और कुछ चैनल तो 22 से 32 भी दे रहे हैं। तो अगर ये सिनेरियो चेंज हुआ और 44 से 54 जो है वो कांग्रेस को दे रहे हैं, तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है हिमांशु कि। लेकिन आप ये बात देखिए कि अगर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ है, फिर भी वो 20-22 सीटें ले जा रही है, और सभी एग्जिट पोल 19 सीटें तो दे ही रहे हैं। 19 से तो कम किसी ने नहीं दी सीट शायद।
बिल्कुल 29 तक दी हैं, 19 से 29। गैप ब्रैकेट बहुत ज्यादा, ब्रैकेट जो बहुत ज्यादा है ना, इसलिए कंफ्यूजन भी है, उन्हें भी कंफ्यूजन है जिन्होंने सर्वे किया है, जिन्होंने एग्जिट पोल निकाला है। अच्छा, लाडवा की सीट फंसती देख रहे हैं आप? मुझे लगता है सीएम नायब सिंह सैनी निकाल रहे हैं। यमुनानगर की सीट भाजपा की फंसती दिखाई दे रही है। मुझे लगता है वहां पर दिलबाग सिंह है, दिलबाग सिंह का नाम वो निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, लेकिन अभी ये कुछ लोगों की प्रेडिक्शन ये भी है कि रमन त्यागी फाइट में है, भाजपा तीसरे नंबर पे जा रही है। लेकिन साइलेंट वोटों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन बस्तों की भीड़ से हम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि नहीं लगा सकते। रैलियों की भीड़ से अगर सरकारें बनती तो ओम प्रकाश चौटाला लगातार मुख्यमंत्री बनते, यानी कि इनेलो की सरकार हिमांशु, देखो हमने ये देखा है कि जब हम बस्तों पे जाते हैं, वहां 10% भी लोग बस्तों पर नहीं जाते। 90% लोग जो पोलिंग करके आते हैं, जो भी पोलिंग होती है 56%, 57%, 58%, 70%, जो भी पोलिंग होती है, 90% लोग सीधा पोलिंग बूथ के अंदर जाते हैं, वहां वोट पोल करते हैं। जो समर्थकों के पास लोग होते हैं वो उनके अपने लोग होते हैं, वहां भीड़ लगा करके एक मजमा माहौल, नारेबाजी, एक माहौल। रामनगर में बहुत जबरदस्त माहौल था, आज भी नारेबाजी हो, बहुत नारेबाजी हो। कांग्रेस वाले कांग्रेस जिंदाबाद, सुमित्रा सिंह जीत गई, गले बैठ रहे थे। उधर से जगमोहन आनंद, उधर से भाजपा वाले आनंद ही आनंद, उधर से भाजपा वाले अपने गले फाड़ रहे थे। भाई क्यों लड़ते हो, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर, हमारी टक्कर में। खैर, पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट बता रहे थे। गला भी मैंने पूछा आपसे, लाडवा का क्या रहने वाला है? मुझे लगता है सीएम नायब सिंह सैनी निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। कुछ लोगों की रिपोर्ट आ रही थी। देखिए, इंटरेस्टिंग मुकाबला जरूर है, लेकिन एंड ऑफ द डे जब 8 तारीख को आप नतीजे देखेंगे, नायब सिंह सैनी वहां से जीत रहे हैं, ऐसा से अशोक अरोड़ा जीत रहे हैं। हाँ, वो उनको एज है। कलायत से रामपाल माजरा आगे दिखाई दे रहे हैं, इनेलो के प्रत्याशी हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। विद्या रानी है नरवाना से, इनेलो की कैंडिडेट, वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दिलचस्प बात ये सामने आई है कि 2 सीटें जेजेपी, जिन्हें पूरी डेड पार्टी माना जा रहा था, वो भी 6% वोट लेती दिखाई दे रही है। इनेलो का वोट परसेंट 12-12% जेजेपी के लिए 2 सीटें भी आ गई तो उनके लिए काफी है। मैंने कहा एक भी आ गई उनके लिए तो ये भी काफी है। अगर वो एक सीट भी जीत रहे, जुलाना वाली सीट पे शायद उनकी फाइट चल रही है। जुलाना से विनेश फोगाट के सामने शायद फाइट चल रही है। एक तरफ जुलाना से विनेश फोगाट हैं कांग्रेस से, और वहां से जेजेपी से हैं कोई अमरजीत ढांडा। श्योर हैं आप? हाँ, अमरजीत ढांडा ही है शायद। तो वहां पर 4 जाट खड़े थे। कलायत में भी यही स्थिति थी। तो मतलब वहां पर स्थिति ये थी कि कलायत में और जो अमरजीत ढांडा ही है, कलायत में तो जुलाना से अमरजीत ढांडा है, कलायत से अनुराग ढांडा है। आम आदमी पार्टी साफ होती हुई दिखाई दे रही है। जगाधरी की सीट पर अकरम खान आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। भाजपा वहां पर भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कृष्ण पाल गुर्जर जो कि मंत्री थे नायब सिंह सैनी सरकार में, मनोहर लाल की सरकार में, पिछड़ रहे हैं। वो भी पिछड़ते हुए ऐसा लग रहा है, पिछड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। एग्जिट पोल के भी मुताबिक ऐसा लग रहा है। अनिल विज शायद अपनी सीट बचा ले जाएंगे। चंद्र मोहन पंचकुला से शायद अपनी सीट ले जा पाएंगे। और अपना कालका से सीट फंसी हुई है शक्ति रानी और प्रदीप चौधरी के बीच में। क्या होगा? नारायण इधर रादौर से भाजपा जो है अपना श्याम सिंह राणा, उनकी बढ़त दिखाई जा रही है, जिनका विरोध करणदेव कंबोज ने किया रादौर से। यानी एक सीट पर उनको बढ़त दिख रही है, एक सीट पर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 8 तारीख तक का वेट कीजिए, कुछ भी हो सकता है। हिमांशु, एक लास्ट सवाल कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि शैलजा ने भी आज दावा ठोका मुख्यमंत्री पद पर, और हुड्डा साहब कह रहे हैं कि पता है चर्चा। आप बताइए, मतलब देखिए 2 चीजें हैं। ऐसा भी हो सकता है इन दोनों को साइड लाइन करा के भाई एक नया चेहरा आ जाए, दिल्ली से किसी को भेज दिया जाए, लड़ाई खत्म करो। ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन होगा नहीं। ऐसा हो सकता है, होगा नहीं। देखिए, झगड़ा भी तो बढ़ेगा ना फिर, क्योंकि ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, ये तो होगा ना, क्या पता भूपेंद्र सिंह हुड्डा इससे इतने ज्यादा नाराज हो जाएं कि कोई और बड़ी गतिविधि आपको हरियाणा की राजनीति में देखने को मिल जाए। ऐसा हो सकता है। अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब दोनों पार्टियों के विधायक दल की बैठक भी होगी, और उस विधायक दल की पर्यवेक्षक भी बनेंगे, जो बनाते हैं पुलिस सरकार। अगर वहां से कोई पर्ची आ गई, जैसे भाजपा में पर्ची चलती है,
वहां से कोई पर्ची आ गई किसी के नाम की, आपको जो लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर, क्योंकि टिकटें तो उनके हिसाब से कहते हैं 82 टिकटें उनके हिसाब से बांटी गई हैं। अगर वहां से पर्ची आ गई राहुल गांधी की या सोनिया गांधी की कि ये पर्ची जाकर के पर्यवेक्षक पढ़ दे और इसका नाम ले दे, तो फिर झोला हो जाएगा, खेल हो जाएगा। होता ऐसा लगता नहीं है वैसे, लेकिन हरियाणा में ऐसा अक्सर 20 सालों के बाद देखा गया है। जब बंसीलाल को बनाने की बारी आई, बंसीलाल को नहीं बनाया गया। भजन लाल को बनाने की बारी आई, भजन लाल को नहीं बनाया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाने, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। हाँ, लगा देते हैं, हुड्डा साहब नाराज हो जाएंगे, भाई बड़े लीडर हैं, क्वेश्चन मार्क है, खत्म करते हैं। और ये तमाम जानकारी, क्योंकि थके हुए हैं हम भी, आप भी, और आप भी आराम करना चाहते होंगे। कल फिर दिखाएंगे स्ट्रॉन्ग कहाँ लेके जा रहे हो? स्ट्रॉन्ग रूम। अभी तो खाना खाएंगे सर। अब मुझे कुछ और कह रहे थे, चलिए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से, और आगे भी दिखाते रहेंगे। स्ट्रॉन्ग रूम की खबर भी दिखाएंगे। बने रहिएगा, हर पल की जानकारी, सटीक जानकारी, सबसे पहले, सबसे तेज। आज जैसे रिपोर्टिंग की वैसे ही 8 तारीख को सबसे करेंगे। तेज नतीजे अभी अभी पर देखिए, देखना ना भूलिए। अभी अभी ब्रेकिंग, हमारे पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इसे फॉलो कर लीजिए। कोई बात पसंद ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें भड़ास भी निकालिए। देखते रहिए अभी अभी ब्रेकिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।